जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रतिदिन एक सेट दिया जाता है ताकि आप लोग अभी से इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसका जो वीडियो होता है तो शाम को लाइव 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और इसमें आपको इस सेट में जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि ये फुल लेंथ टेस्ट होगा। जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपको प्रतिदिन एक सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट लगाइए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न शुरू हुआ, यह प्रश्न है कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था या फिर थी, कौन थी वह महिला? तो वह महिला थी लक्ष्मी सहगल, जो कि प्रथम बार जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ली थी। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो डॉट 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 के दरबार के विख्यात कवि थे। तो ये जो अमीर खुसरो थे, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे नंबर हम लोग का है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए ज़मीन दान की थी? देखिए यहाँ पर स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो ज़मीन दान किए थे वह अकबर थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? यानी कि यह जो है कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जो जयते शब्द है तो यह आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न है कि हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जो जन्म है वह काबुल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और छठा नंबर प्रश्न है कि तंजौर के राजेश्वर मंदिर, देखिए यहाँ पर तंजौर के जो राजेश्वर मंदिर को बनवाया था, किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था चोल के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है तो ये मनु को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कालिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो कालिंग का जो युद्ध है यह आपको याद रखना है, ये 261 बीसी में हुआ था। ठीक, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि सर टॉमस रो, जो कि इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें जो है इंग्लैंड में किस राजा ने भेजा था? यहाँ से प्रश्न है कि जो टॉमस मुनरो जो थे यह मुगल दरबार में आए थे, तो यहाँ पर यह पूछा गया कि इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था। ठीक, चलिए यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ से चार्ल्स वन है, चार्ल्स द्वितीय है, जेम्स प्रथम है और हेनरी जो है आपका 8वां है, कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये चार्ल्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। ठीक, अगला 10 नंबर हम लोग का रिक्त स्थान है, कह रहा है कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी। तो देखिए यहाँ पर अहमदनगर, ठीक है, यहाँ से अहमदनगर की आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र में थी, कौन से क्षेत्र में? तो उनकी उपलब्धि जो थी आपको नौ सेना शक्ति के उत्थान में राजेंद्र चोल की बड़ी उपलब्धि थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से अर्थवेद का श्रेय जाता है किसको? तो अर्थवेद का जो श्रेय है वो आपको दारा सिकोह का जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा दारा को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि निम्न में से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई? तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ से हम लोग का मेहरुन्निसा, ये जो मेहरुन्निसा थी ये आपको जहांगीर की पत्नी थी, जो कि ये नूरजहां के रूप में जानी गई बाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ? तो यहाँ पर विघटन का मुख्य कारण है कि सभी कारणों के यहाँ पर उपयुक्त सभी कारणों जैसे कि साम्राज्य का विभाजन और जो है विघटन हुआ। जैसे कि पहला है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, दूसरा है कि औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, और तीसरा है कि जाट राजपूत सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह। ये सभी कारणों से वह उसका जो है विघटन हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया? तो पहला कारखाना जो है कि सूरत में स्थापित किया गया। कब किया गया? तो ये 1608 में किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी निम्न में से किसके संपादक थे? तो जो महात्मा गांधी थे, देखिए उस यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका यंग इंडिया है, नेशनल हेराल्ड है और सेमिनार है और मिडन रिव्यू है, कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा यह यंग इंडिया का जो है संपादन किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है, कह रहे कि लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया था? कौन से सम्मेलन में? तो यह आपको याद रखना है, उन्होंने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, ये आपको 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक उसमें भाग लिए थे। ठीक,
चलिए 18 नंबर है कि निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध तो आपको याद होगा ये 1939 में हुआ था, लेकिन आपको एक्यूरेट जब समय पूछा जाए तो बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग एक्यूरेट समय बताइए, ठीक। इसका एक्यूरेट समय हो जाएगा 1 सितंबर, ठीक। ये जो 1 सितंबर से शुरू हुआ था और इसमें क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने जो है भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन जो है माना जाता है। जैसे कि 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 47 और 24 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947, कौन सा होगा। तो हम लोग का 15 अगस्त जो कि 1947 जो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो यह नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है तो कितना, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ये पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पानी की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसे डालकर दूर की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है वाशिंग सोडा को डालकर जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए यहाँ पर है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे हम लोग चांदी कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी लगा लीजिएगा, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो यहाँ से कच्चा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है, आप लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का कि पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है बदरंग हो जाती है। जो कि बदरंग मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, तो यह हो जाता है आपके ऑक्सीजन के कारण, ठीक। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी लगा लीजिएगा। चलिए और इसका जो जीता जागता उदाहरण होता है कपूर, जो कि यह ठोस रहता है और सीधे जो है वाष्प में बदल जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन ये आपको याद रखना है, ये मिमी जो होता है 1/1000 हिस्से के बराबर होता है, ठीक। आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बार किसकी इकाई है। तो ये जो बार होता है आपको वायुमंडलीय दबाव का इकाई होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच या फिर फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। तो जो ध्वनि का फ्रीक्वेंसी मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है, ठीक। 30 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। यानी कि यहाँ पर एक नेत्र के बजाय जो है हम लोग दोनों आँख से अच्छे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है, देख लीजिए यहाँ से कि क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप, देखिए यहाँ पर समरूप नहीं देते और ये दोनों जो नेत्र होते हैं मस्तिष्क में वह असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या फिर त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए क्या है कि आपको ये अच्छा दिखाई देता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है। तो वर्तमान भारत के रचयिता की हम लोग बात करें तो वह है आपका यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। देख लीजिए आपका ऑप्शन जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र और यहाँ से ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप लोग का तारकेश्वर जो है बंदोपाध्याय। यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर जो होगा वह स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्यपूर्व सभ्यता मानी जाती है। तो यह आर्यपूर्व सभ्यता आपको कला के दृष्टि से मानी जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जैन के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन था। देखिए यहाँ पर जैनों के अनुसार जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वह थे ऋषभदेव, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था। तो ये फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये फैला हुआ था। और अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। देखिए दोनों पर जो लागू नहीं होता है वह है आपका, देखिए दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया है, यह जो है लागू नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कौन सा जो होता है ये दोनों पर लागू नहीं होता है, तो यही जो है आपका लागू नहीं होता है कि दोनों ने ही जो है मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल जो कि रत्नगिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों जो है आपके महाराष्ट्र में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजस्व के सिद्धांत को तैयार किया था और वह तैयार किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मुगल सम्राट के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया था किसने। तो ये संगठित किया गया था चूड़ामन के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और जन्म स्थल है तो पटना साहिबा हो जाएगा उनका जो है जन्म स्थान। कब उनका जन्म हुआ था तो ये आपको याद रखना है 1666 ईस्वी में, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है, कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जा सकती है। तो यह राजनीतिक जो शुरुआत किया जा सकता है यह बक्सर के युद्ध से कब हुआ था, तो यह 1764 में हुआ था। यहीं से जो इसका शुरुआत की जा सकती है राजनीतिक का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में यानी कि न रहने पर निम्न में से कौन जो है लोकसभा का अध्यक्षता कर पाएंगे। तो उन दोनों के नहीं रहने के पश्चात जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का जो है सदस्य इसकी अध्यक्षता कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम राज्यपाल थी कौन। देखिए यहाँ पर हम लोग के स्वतंत्र भारत का पूछा गया है कि प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, तो वह महिला थी सरोजनी नायडू। ठीक, आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से 42 नंबर है। तो ये देखिए 42 नंबर से जो प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ तो ये आपके गणित का प्रश्न है और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा जब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो। और अभी चाहे तो आप लोग अभी इसका भी जो सॉल्व बना सकते हैं। आप लोग का ये जो प्रश्न है स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और आप लोग ऑप्शन इसका देख लीजिएगा। ठीक, अभी यहाँ पर हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं। यहाँ से आपका जो राइट आंसर 42 होगा 43 का, और 44 का राइट आंसर आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। फिर आपका 45 का राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, और 46 का जो राइट आंसर होगा वह आपका सी होगा। ठीक, फिर आपका 47 का भी कौन सा हो जाएगा, 47 का बी होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 48 नंबर का कौन सा होगा, यहाँ से 15 किलोग्राम होगा। और 49 का देखिए 49 का राइट आंसर आपका 1024 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 50 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपको ए होगा, और 51 का राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से 53 देख लीजिए, 53 54 आपको प्रश्न यह स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 52 का राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, और 53 का राइट आंसर आपका 1200 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 54 55 देख लीजिए, 54 का कौन सा होगा, 54 का राइट आंसर बी होगा, और 55 का राइट आंसर भी बी ही होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर बी का मतलब 4 दिया गया है 54 का 55 का। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 56 नंबर है। तो 56 का राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा 11.1/9%, और 57 का आप लोग राइट आंसर देखिए सी कर लीजिएगा 10%। ठीक, फिर आपका यहाँ से 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और 58 का राइट आंसर यहाँ से दिया गया है आपका 58 का जो राइट आंसर होगा वो आपको डी होगा। ठीक, फिर आप लोग 59 का राइट आंसर ए कर लीजिएगा 12 सेकेंड, और 60 का जो राइट आंसर होगा वह ये होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 61 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, 20% पी है। अगला 62 नंबर का राइट आंसर 30 मीटर कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी। और यहाँ से हम लोग का 63 नंबर से जो प्रश्न फिर शुरू हो गया जीके जीएस का, कह रहे हैं कि नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। हम लोगों ने इसी सेट में इसका जो है मेंशन किया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो तराइन का जो युद्ध है यह किस वर्ष में लड़ा गया था, आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। यह 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश, देखिए यहाँ पर मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुआ है हुमायूं के मकबरा का। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 66 नंबर है कि सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई। तो देखिए यहाँ पर लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई। 67 नंबर जो प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने कौन से अंग्ल मैसूर युद्ध में अपना जो है प्राण त्यागे थे। तो यह चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में अपना जो है प्राण त्यागे थे। ये कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में जो है चतुर्थ जो है अंग्ल मैसूर हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर है कि रेलवे की आय भाड़ा का जो मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आय का जो मुख्य स्रोत होता है वह माल भाड़ा होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा ये होगा ऑप्शन, जो कि माल भाड़ा से जो है रेलवे को जो है अधिक लाभ मिलता है। ठीक, यात्री से बहुत कम ही मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। देखिए ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक यहाँ से पंजाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारत के इतिहास में एक दिन जो है एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ निम्न में से कौन सी घटना जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर 20 फरवरी 1947 आपको याद होगा यह जो है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा का जो है घोषणा किया था 20 फरवरी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 71 नंबर है। प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने। तो यह प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता से संबोधित किया। तो ये संबोधित किसके द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक, राष्ट्रपिता कहकर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने, यहाँ पर किसके शासनकाल में हुई। तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया, कौन? तो यहाँ से देखिए सिसोदिया जो वंश था यह जो है अकबर के सामने जो है समक्ष यानी कि सामने समर्पण अपने को नहीं किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति घटी, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी? तो यह घटा हुआ था इंग्लैंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 76 नंबर है। प्रश्न है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को डॉट 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 कहते हैं, तो उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा, उसको कक्षीय गति के नाम से जाना जाता है। ठीक, सभी लोग अपना आंसर करते रहिएगा। और 77 नंबर का राइट आंसर है कि 1 नैनोमीटर डॉट 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 मीटर के तुल्य होता है। तो यह जो होता है किसके, यहाँ से 10 की घात यानी कि 10 की घात इनवर्स में आपका माइनस में 9 के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -9 यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर वह 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है, ज़मीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? तो अचानक गिरावट का तात्पर्य होता है तूफान आना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भौतिक मात्रा जो है एंट्रोपी की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पर एंट्रोपी की इकाई पूछा गया है कि क्या है, तो इसका इकाई होता है जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक, चलिए अगला 81 नंबर से जो आपका प्रश्न शुरू हुआ जो कि ये 90 नंबर तक चलेगा, टोटल 10 प्रश्न। तो ये प्रश्न आपका हिंदी का है। कह रहे हैं कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम विशेष, यहाँ पर किस सर्वनामिक विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि रोमन लिपि का जो प्रयोग है वो किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन का जो प्रयोग है यह आपका कुलई लिपि, कुलई भाषा के लिए जो है नहीं की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? देखिए यहाँ पर विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर अपाचे और कुपाचे जो है ये उचित जोड़ी नहीं है विपरीत शब्दों को। बाकी जो शुल्क का क्वेश्चन हो जाएगा, बार का सब है और आगे का 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का जो है अर्थ प्रकट करता है? तो यह जो प्रकट करता है अच्छा यहाँ पर है कि जैसे कि मुहावरे की तरफ का एक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा कि तलवार का खेत हार नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है कि तलवार का खेत जो है हरा नहीं होता है, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए इसमें से 4 दिए गए हैं और आपको व्याकरण के हिसाब से शुद्ध चुनना है। तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये ऑप्शन जो है डी वाला ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 86 नंबर है कि रिक्त स्थान का अलंकार का एक प्रकार है, कौन सा? तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा कि ये जो अतिशयोक्ति है यह अर्था अलंकार का एक प्रकार है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि ध्वंस का विलोम क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो ध्वंस शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा? तो इसका निर्माण होगा। ध्वंस का मतलब खत्म होना होता है और यहाँ पर निर्माण का मतलब शुरू होना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीक्षाप्रस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है कौन सा? तो वह होता है आपका संधि होता है। ठीक, चलिए 89 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वदा यानी कि हमेशा एक वचन रहने वाला शब्द आपका जनता हो जाएगा। ठीक, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान में कहे कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य? देखिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल का जो उदाहरण है कौन सा? तो आपका राइट आंसर है कि वर्षा हुई। ये जो वर्षा हुई ये शब्द है आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये अंग्रेजी का प्रश्न है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? देखिए इसमें आपका एक सेंटेंस दिया गया है कि द लैंडलॉर्ड could not tell which of द सर्वेंट ब्रोक दी ग्लास। देखिए यहाँ से आपको इसी वाक्य में आपको गलती चुनना है और गलती कहाँ पर किया गया है आपको बताना है, या फिर नो एरर तो नो एरर लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ से गलती यहाँ पर हुआ है कि टेल विच ऑफ द सर्वेंट, यहाँ पर हम लोग के सर्वेंट के जगह पर सर्वेंट के बाद जो है एस लगाना होगा। ठीक, यहाँ पर सर्वेंट्स होगा तब यह वाक्य सही होगा, अन्यथा यह गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि द मिनिस्टर अप्लाइड टू द पब्लिक नोट टू डॉट डॉट टू वॉल्यूम्स, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में जो हो जाएगा वह रिसोर्ट होगा। क्या होगा? रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्ट का मतलब होता है लौट जाना। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द यहाँ पर ओमोनियस। देखिए यहाँ पर ओमोनियस का सेम पर्यायवाची मीनिंग जो है आपको बताना है। तो ओमोनियस का मतलब होता है अपशगुन। तो इसका हम लोग जो है सही मीनिंग जो है इसका सेम मीनिंग कर सकते हैं अपोकल्पिक। यहाँ पर अपोकल्पिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भविष्य सूचक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 94 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए। यहाँ से कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द यहाँ पर मिसमैच। देखिए आपको यहाँ से आप जब फाइनल एग्जाम में देख जाइएगा तो आपको 5 से 6 नंबर का इंग्लिश का प्रश्न होता है। तो आप लोग इंग्लिश को भी पढ़ते रहिएगा। ठीक, आप लोग टेंस वगैरह वगैरह जो है अपने जो है शुरू से आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से देख लीजिए व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग। देखिए यहाँ पर मिसमैच का जो अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है तो मिसमैच का मतलब होता है गड़बड़ी। और यहाँ से हम लोग इसका जो है अपोजिट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 95 नंबर है। कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको सही इनडायरेक्ट स्पीच बताना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं कि हैज़ एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चंस। यहाँ से हम लोग का कौन सा होगा, यहाँ हम लोग का जो सही इनडायरेक्ट में आपका हो जाएगा वह डिड समवन, क्या डिड समवन फ्रॉम आवर टीम आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला देख लीजिए 96 नंबर का जो राइट आंसर होगा कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पर आपको पैसिव जो है सही देना है, कौन सा होगा। तो इसका सही होगा कि देखिए यहाँ पर इट इज, देखिए यही प्रश्न है जो कि कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। यहाँ से हम लोग का पैसिव होगा दिस जॉब इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हट। देखिए यहाँ पर एट द ड्रॉप ऑफ अ हट, तो इसका हम लोग सही जो अर्थ दे सकते हैं इसका कहने का मतलब क्या होगा। तो इसका हम लोग सही अर्थ दे सकते हैं विदाउट हिस्टेंशन और गुड रीजन। ठीक, ऑप्शन आपका इसका जो अर्थ होगा वह डी वाला सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग आए कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। जैसे कि टू एलो द सॉरो ऑफ ग्रीफ। यहाँ से हम लोग का इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का टू कंसोल होगा। क्या होगा, टू कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। ठीक, चलिए अगला 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेल्टर। देखिए यहाँ पर सही वाक्य को चुनना है, सही वर्ड को चुनना है। 4 वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलेट है, सर्कुलेट जो है यहाँ पर सही है। सर्कुलेट का मतलब होता है चारों ओर भेजना या फिर परिसंचरित होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इम्प्रोव है। यहाँ पर इम्प्रोव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि विराट बैट्स वेरी वेल डिडोंट ही। देखिए यहाँ पर डिडोंट ही जो कोस्ट में प्रयोग किया गया है तो यहाँ से डिडोंट ही के जगह पर क्या होगा कि डजंट ही का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में करेक्ट दिया गया है। ठीक, तो आप लोग करेक्ट आंसर बी लगा लीजिएगा। यहाँ पर डिडोंट के जगह पर डजंट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो वह प्रैक्टिस सेट 21 था। ठीक, और जो सेट आपका 22 से कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग इस सेट में जो है अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आप इस सेट में कितना जो है स्कोर कर पाए हैं। हालांकि ये जो प्रश्न का जो सेट था ये अच्छा खासा सेट था, तो लगभग आप लोग 70 से 75 तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल द बेस्ट।